तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का अध्याय 10, जिसके हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया है। अच्छे से हमने सारे विभाजन के मेथड्स भी देख लिए। आज हम देखेंगे कि उसके अभ्यास प्रश्न, यानी कि आपका एक तरीका का टेस्ट जो हमेशा मैं करवाती हूँ। आपको क्वेश्चन देखना है, देखो मैं आंसर करवाती हूँ यहाँ पे, लेकिन आप जब यदि मेरा पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने वो चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ी है। गेट माई पॉइंट? तो ये क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है। मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आप मुझे नहीं देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ अभी, लेकिन एक क्या होता है, एक कनेक्शन है, एक ट्रुथ है हमारे बीच में, एक प्योर कनेक्शन है कि हाँ मेरे को एक विश्वास है कि यदि मैं जैसा बोल रही हूँ आप वैसा करते हो तो आप श्योरली अच्छे से नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो, नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और आपकी 11th क्लास में भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर 10th चैप्टर के। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिकाएं चक्र अवधि कितनी होती है? सेल साइकिल कितने आवर्स में कंप्लीट होता है? ये हमने बहुत फोर्स दे करके किया था कि जो हमारा कोशिकाओं का औसत कोशिका चक्र है वो कितने समय की अवधि लेता है, तो हम बता सकते हैं 24 घंटे की। हाँ या ना भाई? कैसे बताया था हमने? इस तरीके से, है ना। ये है एम फेज, G1, S, G2 और ये G0। तो यहां से लेकर के यहां तक ये तो थी 23 घंटे की, और यहां से लेकर ये था 1 घंटे का। याद आ गया? याद आ गई? तो कितना हो गया? 23 और 1 24। 24 घंटे की अवधि में ये कोशिका चक्र जो है जीवधारियों में कंप्लीट होता है। गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? यानी कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? नाम से ही पता लग रहा है, जहां केंद्रक सेपरेट होंगे, जहां पर केंद्रक सेपरेट होंगे, है ना, केंद्रक सेपरेट होंगे, वो तो हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में अपन ने क्या देखा था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, है ना, ये देखा था। पश्चावस्था, ये सारी चीजें स्टेजेस देखी थी। तो हमने देखा था कि जब केंद्रक विभाजन होगा तो वो 4 अवस्थाएं होगी, और उन 4 अवस्थाओं के बाद में जीव द्रव्य विभाजन हमें देखने को मिलेगा। हाँ या ना? चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। जीव द्रव्य और केंद्रक विभाजन में अंतर, इसमें कोशिका द्रव्य के विभाजन होने पर 2 संतति कोशिकाएं होती है, डेफिनेटली होती है। जैसे ये खांच बनती जाती है और ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ये क्या है? कोशिका द्रव्य विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन, या फिर साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन में एक केंद्रक के विभाजन होने पर संतति केंद्रक का निर्माण होता है, यानी कि एक केंद्रक और दूसरा केंद्रक, यानी कि क्या हुआ? संतति केंद्रक का निर्माण होता है। कब? जब कैरियोकाइनेसिस होता है या केंद्रक विभाजन होता है तब। कोशिका द्रव्य विभाजन केंद्रक विभाजन के बाद होता है। ये हमने बात की भैया, पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, अंत्यावस्था, पश्चावस्था होने के बाद में क्या होगा, मतलब अंत्यावस्था बाद में और पश्चावस्था वो ना, समझ गए ना। तो उसके बाद में अपना क्या हो जाता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में अपना ये होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। ये देखो, जबकि केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन करना है। अंतरावस्था, अंतरकालावस्था नहीं पूछ रही हूं मैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस, देखो जब हम बोल रहे हैं अंतराल अवस्था है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के मध्य जो अंतर है वो हम बोलते हैं अंतराल अवस्था। लेकिन जब अपन अंतरावस्था की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंटरफेस, जिसमें अपन G1, G0, S, G2, M ये वाला फेजेस पढ़ते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं अंतरावस्था। याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? यानी कि वही G1, G2 और S और M फेज वाली, ठीक है, वही चीज है। कोशिका चक्र का G0 जो है वो प्रशांत अवस्था क्यों कहलाता है? देखो हमने जब बात करी थी, आंसर वाले पे चल लेती हूँ, ठीक है, आ जाओ। जब हमने बात करी थी यहां पे
ऐसे बात करी थी अपन ने। तो ये जो फेज है ये है एम फेज। यहाँ पर पहले गाड़ी चलती है छुक 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 और गाड़ी चली यहाँ पे। तो यहाँ के बाद ये गाड़ी चलती है यहाँ पे, है ना। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, कुछ उत्तक ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ऐसी कोशिकाएं वो कहाँ पर रेस्ट करती हैं, इस वाली फेज में, जिसको हम क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और जी नॉट फेज भी बोलते हैं। क्लियर बात। प्रशांत अवस्था भी बोलते हैं। 4 नाम मैं बता चुकी हूँ, जी नॉट, प्रशांत अवस्था और रेस्टिंग फेज और क्यूसेंट फेज। आपसे पूछा जा सकता है क्यूसेंट फेज क्या है या रेस्टिंग फेज क्या है या जी नॉट क्या होता है या फिर हम कहें प्रशांत अवस्था क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब कोशिका को रेस्टिंग करना होता है या वो उत्तक, वो कोशिकाएं जिनको विभाजन नहीं करना होता है, वो यहाँ आकर के निन्नु करते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, इसीलिए इसको हम प्रशांत अवस्था कहते हैं। क्लियर बात। तो आप बोल रहे हो देखो प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका, है ना, और अन्य दूसरी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, तब वो रेस्टिंग फेज में या जी नॉट फेज में या प्रशांत अवस्था में चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जितनी कोशिका है उतना ही जो है गुणसूत्र मटेरियल बना रहेगा, उसमें डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। और जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें आधा हो जाता है, क्योंकि गुणसूत्र कैसा हो जाता है, हेप्लॉइड हो जाता है, एन गुणसूत्र बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री, और उसको अर्ध गुणसूत्री बोलते हैं। क्लियर बात। देख लो, जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताएं। देखो, कोशिका चक्र की उस, यानी कि सेल साइकिल के बारे में बात हो रही है, सेल डिवीजन के बारे में नहीं। सेल साइकिल की उस अवस्थाओं का नाम बताओ जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती है। तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है। गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। गुणसूत्र तर्कु मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं, कौन सी होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। गुणसूत्र बिंदु का टूटना, गुणसूत्र बिंदु, ये वाला जो गुणसूत्र बिंदु है ये टूट जाएगा, ठीक है। और अर्ध गुणसूत्र का पृथक होना। अब देखो क्वेश्चन आ गया, अर्ध गुणसूत्र कब पृथक होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था जब अपने लास्ट वाला टॉपिक भी पढ़ा था, ठीक है। समजात गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होना, समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। कौन से स्टेज में होता है? समजात गुणसूत्रों के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में विनिमय का होना, यानी कि क्या हो रहा है, आपस में, मतलब इसका मटेरियल इसके पास में और इसका मटेरियल इसके पास में क्रॉस सेक्शन हो रही है। तो क्या हो रहा है, देखो आओ, मध्य अवस्था, मेटाफेज। क्यों? क्योंकि मध्य रेखा की तरफ गति कर रहे हैं। फाइन। दूसरा होगा हमारा एनाफेज। हमने बोला है अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र हैं वो कैसे अलग होते हैं, पृथक होते हैं, एनाफेज में। जाइगोटीन में क्या बन रहा है अपना, समजात गुणसूत्र आपस में युग्मन करते हैं। वो कब करते हैं? ठीक है, वो करते हैं जाइगोटीन में। हम पढ़ चुके हैं समजात गुणसूत्र के बीच में विनिमय हो रहा है। अब विनिमय कब होता है? जब पैकाइटिन स्टेज होती है। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। एक बार अच्छे से वीडियो देखो, यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे हो वापस से वीडियो देखो, चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो पैकाइटिन अपन ने बात करी थी, पैच बना लेंगे यानी कि विनिमय हो जाएगा इसका, आपस में ये एक्सचेंज कर लेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। याद आ रहा है? वही चीज है पैकाइटिन में होती है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न के बारे में वर्णन करो। काइजमेटा कब बनता है, युगली यानी कि बाइवेलेंट कब होता है और सूत्र युग्मन कब होता है, ये आपको बताना है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, वो डायग्राम। आपको अब आंसर करना है कि सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्सिस कब होता है। जाइगोटीन अवस्था में जब समजात गुणसूत्र होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस आ जाता है। फिर हमने बोल रहा है प्रोसेंट्रिक होएगा इसके अंदर। प्रो टर्मिनल, यदि युग्मन गुणसूत्रों के सिरों से प्रारंभ होकर के सेंट्रोमेयर की ओर जाता है, मतलब जो क्या बोल रहा है, प्रो टर्मिनल क्या है, यदि युग्मन यानी कि ये जो युग्मन हो रहा है ऐसा, ठीक है, ये जो युग्मन हो रहा है, ये युग्मन क्या बोल रहा है, यदि सिरों से प्रारंभ होकर के
सेंट्रोमियर की ओर जाता है, यहाँ की तरफ जाता है, ये सेंट्रोमियर होता है यहाँ पर, ये सेंट्रोमियर होता है। यदि ये नीचे की तरफ जा रहा है युग्मन होकर के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रो टर्मिनल। रेंडम, रेंडम यानी कहीं पर भी हो रहा है युग्मन। युग्मन गुणसूत्रों के किसी भी भाग से आरंभ हो जाता है, यहां से या तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो गया, ठीक है, यहां से हो गया, देखो यहां टर्मिनल से नहीं हो रहा, बीच में कहीं से भी हो रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, रेंडम हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं युगली यानी कि बायवेलेंट। बायवेलेंट अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, कैसे बायवेलेंट बनता है। फिर टेट्राड जो हो जाता है वो, ये क्या एक तरह का बायवेलेंट है, हाँ या ना, मतलब ये इस तरीके से क्या हो जाता है, आपस में आ जाते हैं तो बायवेलेंट बन जाता है, ये बायवेलेंट अवस्था है। और काइजमेटा, काइजमेटा हमारे फॉर्मेशन हमने देखा था कि काइजमेटा कैसे बनता है, कौन सी स्टेज में बनता है, याद होना चाहिए, पैकाइटिन में बन रहा है कि जाइगोटिन में बन रहा है कि डिप्लोटीन में बन रहा है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात। यहाँ पर वैसे आंसर दे रखा है कि डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोमिनल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है, जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसको धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाता है, उसका विघटन होता जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, काइजमेटा फॉर्मेशन बन जाता है। क्लियर दैट। पादप व प्राणी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के विभाजन में अंतर, यानी पादप में और प्राणियों में मैंने बताया था आपको, ये प्लास्टो फ्रेगमेंट मतलब सॉरी फ्रेगमेंट बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लांट कोशिका के अंदर होगा, ये क्या होगा, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है किसमें, प्लांट कोशिकाओं में। और यदि अपन एनिमल कोशिकाओं में बात करें तो इस तरीके से ये खांच बन जाती है, ठीक है, इस तरह से खांच बन जाती है। ये किसमें होता है, एनिमल में। और यहाँ पर जो फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट बनती है वो किसमें होता है, प्लांट के अंदर। क्लियर बात। अपन देख लेते हैं एक बार और, पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में विभाजन कैसे होगा, कैसे होगा, कोशिका के मध्य फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका पट्टी बनती है, अभी हमने ये बात करी। ये लो, इसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये विभाजित होकर दो कोशिकाओं में इसको बांट देगी। लेकिन जब प्राणी कोशिकाओं में होगा तो एक्टिन और मायोसिन में क्या होगा, एकदम अंदर की तरफ संकुचन होगा, स्ट्रेच होगा, जिससे कि खांच बन जाएगी, फुर्रो बन जाएगी और दो कोशिकाओं में वो विभाजित हो जाएगी। क्लियर बात हो गया अपना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं कहाँ आकार में समान होती है और कहाँ भिन्न होती है। तो आपको पता है, यदि आपने जो अपना पढ़ा है जनन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो हमने किया था लघु बीजाणुधानी, है ना, और गुरु बीजाणुधानी, जिसमें हमने बोला था कि जो शुक्राणु है वो 4 समान कोशिकाओं में बनते हैं, है ना, याद आ रहा है वो चैप्टर। ये तो है शुक्राणु, ठीक है, ये क्या है, शुक्राणु, ये समान आकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंडाणु की बात करोगे, गुरु बीजाणु की बात करोगे, तो ऐसा होता है, एक कोशिका ऐसी और सहायक कोशिकाएं छोटी होती है, अंड कोशिका बड़ी होती है, याद आ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, और एक नष्ट हो जाती है, मतलब 3 नष्ट हो जाती है। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर आकर के आकार में भिन्न हो जाती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो आओ। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। शुक्राणु जनन में चारों संतति कोशिकाएं समान आकार की होती है, जबकि अंड जनन में बनने वाली संतति कोशिकाएं भिन्न आकार की होती है। ये बात अपन ने करी है। अंड जनन के फलस्वरूप बनी अंड कोशिका बड़े आकार की, जो अंड कोशिका होगी वो बड़े आकार की होगी, और पोलर कोशिकाएं छोटे आकार की होती है। ये होती है इसकी पोलर कोशिकाएं, ठीक है, पोलर कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं। लघु बीजाणु जनन से बनी संतति कोशिकाएं समान आकार की होती है और परागकणों का निर्माण करती है। भाई ये जो है, ये जो 4 शुक्राणु है, ये क्या है, परागकणी तो करेंगे, परागकणी तो बनाएंगे। जबकि गुरु बीजाणु जनन से बनी संतति कोशिकाएं समान आकार की नहीं होती। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक कोशिका बड़े आकार की होती है जो एम्ब्रियो सैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्री विभाजन की पश्चावस्था व अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में क्या अंतर है। अपन को क्या देखना है, पश्चावस्था में अंतर देखना है, पूर्वावस्था में नहीं, ठीक है। पश्चावस्था अपन देख रहे हैं कि एनाफेज,
किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनाफेज अवस्था की बात हो रही है। तो एनाफेज में हमने बात करी थी कि एक तो सेपरेशन होता है, ठीक है, गुणसूत्रों में सेपरेशन होता है, लेकिन कौन से? यहाँ पर होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके अंदर, हाँ या ना? ये देखो, यह विभाजन की अल्प विधि है। यहाँ पर क्या होता है, जो एनाफेज होती है किसमें? सूत्री विभाजन में, वो कैसे होगी? शॉर्ट होगी। लेकिन जब अपन अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे, मियोसिस की बात करेंगे, तो एनाफेज फर्स्ट क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी। गेट इट? दूसरा है इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, किसमें? समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था में। और यहाँ पर होता है सेंट्रोमियर का विभाजन जो है नहीं होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के दो पुत्री गुणसूत्र में विभक्त हो जाता है। दो पुत्री गुणसूत्र में ये एक्सचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर 4 क्रोमेटिड की टेट्रा डायड हमने बनाई थी। ये डायड वाली स्थिति याद है ना? इस तरीके से टेट्राड वाली, ये लो 1 2 3 4 टेट्राड वाली कंडीशन आ जाती है। इसमें जो भी गुणसूत्र बनेंगे वो VGU वाले, ये हमने देख चुके हैं, हाँ या ना? पश्चावस्था में हमने देखा था ना कि कैसे V और J और U वाली शेप में बनता है। यहाँ पर जो बनेगा वो हमेशा V शेप्ड बनेगा, किसमें? पश्चावस्था प्रथम के अंदर। फिर हमने कहा ध्रुवों पर गुणसूत्र एक क्रोमेटिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर दैट? आई बात समझ में? फिर हम बोल रहे हैं इसके ध्रुव पर गुणसूत्रों की संख्या प्रेत्र गुणसूत्रों के समान ही होती है, और यहाँ पर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्लियर दैट? क्योंकि समसूत्री विभाजन है, समान रहेगी। यहाँ पर अर्धसूत्री यानी कि सूत्र गुणसूत्र जो हो जाएंगे आधे हो जाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के प्रमुख अंतरों के बताइए। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सूचीबद्ध किया है, मैं नहीं बताने वाली। क्यों नहीं बताने वाली? क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से जो है मियोसिस और माइटोसिस देखा है। फाइन, यहाँ पर आप देख लीजिए जो जो चीजें हो रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल ढंग से। हर चीज हमने हर चीज डिफाइन करी है पढ़ते वक्त, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको कहीं पर भी। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? यदि अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो तो जो गुणसूत्र हैं प्रेतक वाले वो कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही वृद्धि हो पाएगी। तो देखो, युग्मकों के गुणसूत्र संख्या, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिका से आधी रह जाती है। हमने बोला हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। इस अवस्था में लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण है। हमने बात करी थी जो गैमीट्स बनेंगे, जो युग्मक बनेंगे, वो कब बनते हैं? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये? तो इसका सिग्निफिकेंस जो है, अर्धसूत्री विभाजन को जो महत्व है वो कब आएगा? जब लैंगिक जनन होगा, युग्मक बनेंगे। युग्मक कैसे बनेंगे भैया? एन, भाई हमेशा 2n से क्या बनेगा? एक युग्मक बनेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो युग्मक कैसे बनेगा? जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? फिर यदि गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं हो तो क्या होगा? कायिक कोशिका में संलयन के पश्चात जो कायिक कोशिका में फ्यूजन होगा उसमें हमको मिलता है, जब ये है मादा, ये है नर। सुन लो अच्छे से, देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास आ गया कब? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। और जब ये फ्यूजन होगा तो ये 2n बनाएगा, ऐसा होता है। यानी कि जायगोट, जो जायगोट है वो क्या बनाएगा? द्विगुणित कोशिका बनाता है। लेकिन यदि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो क्या होगा? यहाँ पर भी 2n हो जाएगा, यहाँ पर भी 2n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4n, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर दैट? तो सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। इसमें गुणसूत्रों के टुकड़ों का आदान प्रदान से भी नई किस्में बनती है। हमने क्या बनाया था? काइजमेटा रिकॉम्बिनेशन बनाई थी, याद आ रही है? इस तरीके से ये कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन में तो होता है, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय हो, लेकिन होता तो है ही, हाँ है ना? जब तक ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक अपने पास क्या नहीं आएगा? एक नई नई जातियां या किस्में नहीं आएगी। तो अर्धसूत्री विभाजन का बहुत ज्यादा महत्व है। अब लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट देखो, अपने शिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें। क्या क्या है? अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में
कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होता है? अगुणित कीटो जो N वाला है, ठीक है, निम्न श्रेणी की जो पादप है वहां पर जो कोशिका विभाजन है वो कहाँ संपन्न होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, उच्च श्रेणी के पादपों की कुछ अगुणित कोशिकाएं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? ठीक है, आओ चलो देखें। पहला आंसर, अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन कहाँ होगा? कायिक व जनन कोशिका में। कायिक व जनन कोशिका में यानी वेजिटेटिव सेल में होगा और जर्म सेल्स में होगा। उच्च श्रेणी के पादपों में कहाँ नहीं होता है? तो अगुणित प्रतिमुख कोशिकाएं, है ना, एंटीपोडल हम पढ़ चुके हैं, और सहायक कोशिकाओं में सिनर्जीड में जो है कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। गेट इट? ये क्वेश्चन बच्चों नीट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नीट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं अपन, क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो उसका तुम्हें आंसर आराम से आता है, हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? कैसे होगा बताओ? मतलब एस फेज ही नहीं है, तुम ये बोल रहे हो। इधर आ जाओ, पहले अपन आंसर भी देख लेते हैं ताकि करो, तुम ये बोल रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि ये फेज ना हो और ये डायरेक्ट यहां से यहां आए और यहां से आए, ये पॉसिबल है क्या? मतलब क्वेश्चन देखो, तुम खुद इसका आंसर कर सकते हो कि यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया एस फेज ना हो और सीधा इसका समसूत्री विभाजन कर दे, पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, इसके रेप्लिकेशन के लिए क्या बना रही है? प्रोटीन बना रही है। ये भी क्या कर रही है? एम फेज के लिए प्रोटीन बना रही है। जब अपने पास डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो गया, जब इसमें ही प्रतिकृति नहीं होगा, अपन ने क्या बनाया था? 2C से 4C बनाया था। किस फेज में? इस फेज में। तो ये पॉसिबिलिटीज थी, खत्म हो गई, तो कैसे समसूत्री विभाजन होगा? गेट माई पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। क्लियर दैट? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती? देखो क्वेश्चन समझो, 14वां और 15वां क्वेश्चन, आंसर और क्वेश्चन क्या देना है सोचो। क्या एस प्रावस्था के बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? यहां पर ये पूछा है कि एस प्रावस्था में जो डीएनए प्रतिकृति होता है, यदि वो ना हो तो क्या सूत्री विभाजन हो सकता है? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? मतलब कोई कोशिका विभाजन नहीं हो, डीएनए प्रतिकृति हो, तो देखो बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक कोशिका विभाजन के दौरान ही डीएनए प्रतिकृति व कोशिका में वृद्धि होती है। जब समसूत्री विभाजन होगा उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन आएगा तो क्या होगा? डीएनए का प्रतिकृतिकरण हो जाएगा, तो बाद में क्या होगा? कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवाइडेड होती है ना, साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होगा, वो कैसे पॉसिबल होगा? हाँ या ना? तो क्लियर दैट? आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? आगे देखो, कोशिका विभाजन की प्रत्येक अवस्था के दौरान होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करें। जो भी अपन बोल रहे हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि प्रत्येक कोशिका की गुणसूत्र संख्या n में परिवर्तन और प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा में n और C में अंतर पूछ रहा है। आ जाओ, ये हम अभी देख चुके हैं। एस फेज में क्या होगा? एस फेज में ये रहेगा 2n से 2n, लेकिन 2C से 4C हो गया, ये हम देख चुके हैं। और यदि हम G1 की बात करें, G1 में बात करें तो ये 2n था, 2n ही रहेगा, और 2C था और 2C ही रहेगा। यही चीज़ है, यहाँ पढ़ लो एक बार। एस प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। कब? एस प्रावस्था में, यही हमने लिखा है। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र है, यदि जीवन में गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो एस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। तो एस प्रावस्था के बाद भी उसकी संख्या सेम ही रहती है, यही हमने बोला, यही बोला। एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है।
एस फेज में डीएनए की मात्रा जो है दुगनी हो जाती है, 2 से 4 हो गई, यानी कि दुगनी हो गई। और यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यही बात है, एक बार देख लो। क्लियर बात? आई बात समझ में? इस तरीके से हमारे जो 10वां चैप्टर है कक्षा 11 का वो आज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर। नीट की बातें भी मैं आपको बताती रहती हूँ। कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यदि आपने मेरा अच्छे से वीडियो देखा होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो मैंने आपको हमेशा कहा है, हर वीडियो की समाप्ति पे कहा है कि आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं उसको वहीं की वहीं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन एक नए अध्याय के साथ में। 11वीं कक्षा का ही अपन 11वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जब तक अपन को 10वां चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं चलती हूँ आज, फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।